में जब हाफ सेल्स को कनेक्ट नहीं किया जाता था तो इक्विलिब्रियम अटेन रहता था जब चार्ज डिफरेंस बनता था। पहली क्लास की बात है। सेम कॉपर वाली सेल में रहता था, कॉपर सॉलिड, कॉपर केटायन इक्वल +2 इलेक्ट्रॉन। बाद में जब इन्हें कनेक्ट कर दिया जाता था तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भागते थे इस तरफ, कॉपर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन भागने से ये रेट स्लो हो जाता था, तो ये वाला फास्ट हो जाता था। Zn सॉलिड एरो Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं तो ये वाला फास्ट हो जाता है, कॉपर केटायन इक्वल +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन होने लगता है, एक तरफ रिडक्शन। अब मैं इन रिएक्शंस को जोड़ के दिखाता हूं, इन्हें एक साथ लिख देता हूं। Zn सॉलिड एरो Zn2 अगर आपने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा है तो 11th का, तो आपको पता है, थर्मोडायनामिक भी पढ़ा होगा तो आपको पता है रिएक्शंस को कैसे जोड़ना है। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जोड़ देने हैं, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, बस इलेक्ट्रॉन बराबर हो, ये याद रखना। याद है ना, वहां से रेडॉक्स में पहले हम इलेक्ट्रॉन बराबर कर लेते थे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 और 2 ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो Zn 2+ बनाता है ना, तो 2+ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल होना चाहिए ना, इस तरफ का हिस्सा देखो, +2 -2। ऐसे ही ये तो न्यूट्रल है, ये भी बराबर होना चाहिए चार्ज, +2 -2 0 हो गया, तो इसलिए यहाँ 2 है। या ये कह लीजिए 2+ है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 ही आ रहा है दोनों जगह 2 2। ये तो इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे जोड़ने पर। तो जब सेल काम करती है तो ये वाली रिएक्शन हो रही होती है। ये इसी समय अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप पता नहीं क्या जवाब देंगे, मगर मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन रिवर्स में भी हो रही है। आपको अरबों बार मैंने ये बताया है। ये वाली रिवर्स में हो रही है, Zn2+ से Zn, Zn2+ से Zn बन रहा है, Zn2+ से Zn। ये स्लो हो गई है बस, है ना, स्लो ही तो हुई है, बंद थोड़ी हुई है। तो ये भी हो रही होगी, जैसे Cu2+ से Cu, Cu2+ से Cu, ये फास्ट हो गई है। रिवर्स वाली होगी, स्लो हो रही होगी। तो रिवर्स में Zn2+ Zn बना रहा है, Cu2+ बना रहा है, लेकिन स्लो। अब इस पर आ जाइए। फिर मैंने आपसे कहा था समय के साथ Zn कम होने लगता है और ये बढ़ने लगता है। तो अगर आपको उस दिन का याद नहीं है तो यहां से समझ लीजिए, लेकिन उस दिन का क्यों याद नहीं है उसकी वजह मेरे को नहीं पता। तो ये लापरवाही तो कहीं ना कहीं भारी पड़ती है। तो समय के साथ ये कम होने लगेगा, और क्योंकि इस तरफ का रेट फास्ट है, ये दोनों और ज्यादा होने लगेंगे। ये कम होने लगेगा तो ये रेट स्लो होने लगेगा, ये ज्यादा होने लगेंगे तो ये रेट फास्ट होने लगेगा। तो फिर से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, और ये वो समय है जब सेल काम करना बंद कर देती है। थर्ड, सेम यहाँ Cu2+ इक्वल +2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu सॉलिड, यहाँ भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो जब अगर मैं इस रिएक्शन के हिसाब से देखूं तो देखो, Zn सॉलिड +Cu2+ तेजी से रिएक्शन करके Zn2+ Cu सॉलिड बना रहे हैं। ये वाला रेट फास्ट है, मगर ये रेट हमेशा फास्ट नहीं रहता है। समय के साथ इनकी अमाउंट कम होने से ये रेट स्लो होने लगेगा। ये अमाउंट बढ़ रही है तो ये रेट फास्ट होने लगेगा, रिवर्स वाला। तो यहाँ ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो हाफ रिएक्शंस में तो ऐसे दिखाया जाता है, फुल रिएक्शन में ऐसे।
तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो उस समय वोल्टेज जीरो हो जाती है ना। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो उस समय वोल्टेज जीरो हो जाती है। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। यहां पर बताइए आपको कुछ पूछना है? ये मतलब बात याद होनी चाहिए थी आपको, इसलिए समझाइए कि याद ना हो तो शायद याद आ जाए, दिमाग में चढ़ जाए एक बार। अब बताइए ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो ये बात आई होगी आपके समझ में, ऐसी आशा कर लेते हैं। अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। जब दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो वोल्टेज जीरो हो जाती है। अब जरा यहां देखना, तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, नास्ट इक्वेशन, इसकी आप वीडियो नहीं देख पाए हो तो देख लेना, अभी भी कोई देर थोड़ी हुई है। मान लो कुछ नहीं आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर तो रखा है हमने, इसका क्या बहाना है? दोबारा देख लो उसे। अब कहो कि उसे पढ़ के नहीं समझ में, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आया होगा भाई। कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा से भी काम चल जाता है। अब ये थोड़ी है कि 100% ही समझ में आएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। अगर 100% ही हमारे शुरू से समझ में आ रहा होता तो सारे टीचर, सारी एकेडमी सब अच्छे ही होते, फिर सब पर इतना वो क्यों है, दाग क्यों लगे हुए हैं कि भाई ये ऐसा है ये वैसा है? भाई हमें पता है कि हर चीज हर जगह नहीं मिलती है। तो ये इक्वेशन है LNQC, ये आपको याद है? ये इक्वेशन नास्ट इक्वेशन है। क्या निकालती है ये? सेल पोटेंशियल निकालती है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी निकाल देती है। फिलहाल क्या निकाल रही है ये बताना एक बार, कि फिलहाल क्या निकाल रही है, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल? दो फॉर्म में लिखी जा सकती है ना ये रिएक्शन, एक तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की फॉर्म में और एक सेल पोटेंशियल। तो ये किस फॉर्म में लिखी है मैंने? स्नेहा, अब ये थोड़ा दिख भी रहा है पढ़ने में, लेकिन अब ये देखो अर्श, ये कितनी खराब बात है। इससे ही पता चल जाता है कि कौन बच्चा कितना पानी में है। अब तुम कुछ भी कह लो, कैसा भी कुछ भी कर लो, उसमें लिखा है सेल पोटेंशियल और तुम बता रहे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ते हो तुम यार? ई सेल बताओ, कितनी बार नहीं बताया मैंने, इतनी बार चिल्लाया मैं। कल की क्लास में तो मैंने हद ही कर दी बोल बोल के, पिछली क्लास में, कि कौन सी चीज क्या है। पूरी क्लास बस इसी चीज में निकाल दी, याद करवाने में। फिर ये हाल है तो फिर भाई क्या हो सकता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log QC, ये इक्वेशन है हमारी। लॉग लगा लिया ना मैंने, एलएन हटा के लॉग लगा दिया। लॉग बेस ई की जगह लॉग बेस 10 कर दिया मैंने, तो आगे 2.303 लगाना पड़ता है इसमें। ये ना पता हो तो मैं बता दूंगा, वैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में। अब देखिए, एट इक्विलिब्रियम, जब एट फाइनल इक्विलिब्रियम, वैसे फाइनल शब्द नहीं आना चाहिए यहाँ, लेकिन लगा देते हैं तुम्हारे हिसाब से। जब फाइनल इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो Zn सॉलिड, तो जिसको ये प्रॉब्लम है सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, एक तो पहले मेरी वीडियोस देख लेना, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है ना, फिर तुम कहीं से पढ़ के देखना यूट्यूब से, उसके बाद में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये है जी, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है फाइनली। जब फाइनल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो मैंने आपसे कई बार बोला है कि वोल्टेज जीरो हो जाती है। वोल्टेज नहीं बोला है तो ये बोला तो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। अब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे, पहले दिन से ही मैं ये बात बोल रहा हूं कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है दोबारा से तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। अगर आपने छुट्टी मारी है तो आप समझ जाइए कि क्या एग्जैक्टली चीज आपको समझनी चाहिए थी। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब ई सेल जीरो। बच्चे कहेंगे ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा। देखो ई नॉट तो एक फिक्स वैल्यू है 1.10। अब जब कहीं पर ई नॉट इस रिएक्शन का, भाई जिंक और कॉपर के लिए
जिंक और कॉपर के लिए जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो 1.10 है। वो जीरो कैसे हो सकता है? उसकी वैल्यू तो फिक्स है 1.10, तो कांस्टेंट है 1.10। तो जो वैल्यू चेंज हो रही है, अगर कोई वैल्यू जीरो हो गई है तो फिर वो ई नॉट है ही नहीं, क्योंकि ई नॉट तब तक ही होता है जब वो वैल्यू 1.10। अगर आपने कहीं पर 1.10 लिखा है तो वो ई नॉट ही है, या आप कहीं पर ई नॉट 10 लिख रहे हैं तो वो जिंक और कॉपर के लिए, जिंक और कॉपर के लिए है 1.10। अब अगर आपका 1.10 10 हो जाए तो फिर वो ई नॉट ही नहीं रहेगा, वो ई सेल है। ई सेल जो है वो जीरो है। अब इसे यहां ले आइए, ई नॉट सेल। अब ये माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि ये यहां पर आगे माइनस हो जाता है। तो 2.303 RT NF log QC और log KC। अब यहाँ KC कैसे आ गया? जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो ई सेल जीरो हो जाता है और जो आपका QC है वो इक्विलिब्रियम पर KC कहलाता है। बच्चों वाली बात है ये, QC इक्विलिब्रियम पर KC कहलाता है। बस 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर पे थोड़ा सा ध्यान दिया होता, बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि IIT वाला ध्यान दिया होता, थोड़ा सा ध्यान दिया होता। तो QC किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो होता है। अगर वो रेशियो इक्विलिब्रियम पर ना निकाला जाए, अगर वही रेशियो इक्विलिब्रियम पर निकाला जाए सेम तरीके से सब कुछ सेम, तो वो रेशियो केसी कहलाता है। तो जैसे ये क्यूसी ये देखो, ये तो सेल वर्किंग है। जब सेल वर्क कर रही होती है तो इक्विलिब्रियम अटेन थोड़ी रहता है, तो मैं यहाँ केसी नहीं लिख सकता उस समय पर। और अगर मैंने ये कह दिया कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है दोबारा से, तो मैं वोल्टेज जीरो लिखूंगा और फिर उस समय ये क्यूसी नहीं रहेगा, ये केसी हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है, आप इससे ना केसी निकाल सकते हैं। निकालेंगे हम, न्यूमेरिकल बहुत आसान है इसके, केसी निकालेंगे हम इससे, आप इसका फिक्र मत कीजिए। तो केसी ई नॉट सेल का ये रिलेशन है। कोई सवाल पूछ सकते हैं आप, जो भी आपको पूछना हो आराम से समझिए और आराम से पूछिए, कोई जल्दी नहीं। अभी पूछ लीजिए, कल नहीं। कल पूछना है लेकिन कल मैं फिर बता नहीं पाऊंगा उतने अच्छे से, अभी मैं ठीक से बता दूंगा। 15 सेकंड रुकता हूं मैं, पूछिए। मुझे लग रहा है तो मुझसे भी ज्यादा डिप्रेशन में हो भाई। दिल्ली में सभी डिप्रेशन में है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ छोटी सी। कुछ दिन पहले मैं इलाहाबाद गया था। अब ऐसे इलाहाबाद सुनता है आदमी तो ऐसा लगता था नहीं कैसा शहर है। कुछ दिन पहले मैं इलाहाबाद गया था, तो वहां पर जिस घर में मुझे जाना था उस घर के पास एक ब्रिज है, जैसे हमारा सिग्नेचर ब्रिज है, उसका नाम है नैनी ब्रिज ऐसे करके कुछ। वो हमारे सिग्नेचर ब्रिज से बहुत सुंदर था, बहुत ऊंचा। एरिया बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन वहां इतनी ग्रीनरी थी, इतने सुंदर घर थे और इतनी कम भीड़ थी कि मेरे को ये रियलाइज हुआ कि हम कहाँ रहते हैं। हम लोगों को लगता है ऐसा है कि पता नहीं क्या है दिल्ली। भाई पता है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लाइफ ही नहीं है। जब सड़क पे निकलते ही आदमी जाम में फंस जाए तो क्या लाइफ है। 1 करोड़ आदमी नजर मारो तो दिख जाता है, भाग जाओ यहाँ से। इक्विलिब्रियम Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस इक्वल्स Zn2 प्लस इक्वल्स प्लस कॉपर सॉलिड। इक्विलिब्रियम अटेन, फिर से लास्ट में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो उस समय जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाती है, और जब वोल्टेज जीरो हो जाती है तो क्यूसी केसी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ई सेल की जगह जीरो लिख देते हैं, ई नॉट सेल माइनस, ये ln की जगह मैंने लॉग लिख दिया, क्यूसी की जगह केसी। जब मैं लॉग लिखूंगा तो मैं 2.303 RT लगाऊंगा यहाँ, RT NF। तो ये ई नॉट सेल इधर आ जाएगा, उसके बाद इधर आने पर माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, 2.303 RT NF। अभी याद करो इसे हेड टू हेड,
देखो पहले पहली इक्वेशन बोलते हैं, है ना। पहली इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log QC। ई सेल इक्वल, मेरे साथ साथ बोलो मन में, 5 बार बोलेंगे, ठीक है, मेरे मन में, मेरे साथ साथ बोलना है मन में, इधर नहीं देखना है ऊपर। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log QC। E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT divide by NF log QC। E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT divide by NF log QC। E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT divide by NF log QC। QC की जगह KC, E cell 0, ई नॉट सेल इधर आते ही ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT log KC। अब यहां से हम KC निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने से फायदा क्या होता है, देखो इसके लिए भी तुम्हें फिर इक्विलिब्रियम चैप्टर पे चलना पड़ेगा। KC निकालने से ये फायदा होता है, KC बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जब KC ज्यादा आता है किसी रिएक्शन का, तो इसका मतलब ये होता है कि केसी, देखो केसी जो होता है, अगर मैं इसी रिएक्शन का केसी लिख दूं तो केसी में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखी जाती है, ये प्रोडक्ट है Zn2 प्लस एक्वस। मगर जब भी हम केसी लिखते हैं तो एक बहुत ही छोटी बेसिक सी जानकारी है, केसी लिखते समय सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिखना होता है। तो फिर बचा क्या, एक्वस एंड गैस, सॉलिड लिक्विड नहीं लिखना होता है। सॉलिड लिक्विड की कंसंट्रेशन मैंने उसी समय जो भी बताया था वो छोड़िए, सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिखना होता है, गैस और इक्वल, तो ये मैंने छोड़ दिया। अगर ये कुछ और होता, सॉलिड या लिक्विड नहीं होता, तो मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखता, डिवाइड बाय, अब मैं ये नहीं लिखूंगा, रिएक्टेंट में ये लिखूंगा। तो आप देखिए कि केसी कब ज्यादा आता है, केसी तब ज्यादा आता है जब प्रोडक्ट ज्यादा हो और रिएक्टेंट कम। अब प्रोडक्ट ज्यादा कब होगा, जब रिएक्शन लंबे समय तक फॉरवर्ड में फास्ट रहे। और अगर रिएक्शन लंबे समय तक फॉरवर्ड में फास्ट रहती है तो इसका मतलब सेल लंबे समय तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाई, इसका मतलब सेल लंबे समय तक काम करेगी। लंबे समय तक फॉरवर्ड फास्ट है तो लंबे समय तक सेल क्या करेगी, काम करती रहेगी। तो केसी determine extent of reaction which indicate efficiency of cell। अब मैंने तो देखा नहीं ऐसे क्वेश्चन आते हुए, न्यूमेरिकल आएगा मेरे को पता है, आप इसमें 70-80 न्यूमेरिकल कर लीजिए, काफी होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अब तो आ ही गया होगा आपको ये। अब देखिए मैं एक और एक्सप्लेनेशन दूंगा बड़े प्यार से। भाई जिसने भी छुट्टी मारी हुई है रिकॉर्डिंग देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कौन सी रिकॉर्डिंग देख लूं कौन सी नहीं, तो मैं क्या यहाँ क्या बोलूं, भुट्टे भूनने के लिए खड़ा हूं क्या, मुझसे पूछो कौन सी रिकॉर्डिंग देखनी है। अब सुनो, अच्छा वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जो होता है मैंने ऐसा पढ़ा है, 10th में पढ़ा था सबसे पहले, कि वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। इसकी कई डेफिनेशंस होती है, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और फ्रॉम वन पॉइंट टू इनफाइनाइट। एक सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हैं, जब बच्चा सेटिस्फाई हो जाए उसके लिए हम ये कह देते हैं भाई कितने चार्ज को फ्लो करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। अगर सेल कम चार्ज को फ्लो करवाने में ज्यादा वर्क डन कर रही है, चार्ज कम है वर्क ज्यादा कर रही है, तो वोल्टेज अच्छी आ जाती है उससे। लेकिन मैं एक चीज भी जानता हूं, आज मैं जानता हूं वोल्टेज की जगह ई सेल लिखा जाता है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो ई नॉट, वो आप पे डिपेंड करता है, ई सेल या ई नॉट सेल। और मैं ये भी जानता हूँ, ब्लर है बोर्ड मेरा,
क्यों भाई, ये 16 मैसेज कैसे कर दिए तुमने मुझे? देखूं क्या दुख खबरी है? नहीं, ठीक है, सही है, सबका सही हो गया, ठीक है। अब मैं जानता हूं वोल्टेज की जगह ई स्टाइल और वर्क डन। अच्छा देखो, एक टॉपिक नहीं आता था गिफ्ट फ्री एनर्जी, देखो यहीं से सीख लो, अब भी अकल नहीं आई है ना तो यहीं से सीख लो। देखो ऐसी बातें बस मैं ही बोलूंगा और ये उसकी, देखो ये डराने बातें मैं ही बताऊंगा। देखो यहीं से सीख लो, जब आप किसी चैप्टर को छोड़ते हैं ना और वहां पर आपको टीचर या ट्यूशन टीचर या कोई भी ये बोलता है कि भाई इसका इतना नीड नहीं है, या ये तो ट्वेल्थ में नई सीरीज से पढ़ लो, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है। मैं तो देख रहा हूं कि हर 5 मिनट में एक बात ऐसी आ जाती है जो 11 से रिलेटेड है, और ये चीज बढ़ती ही चली जाएगी। सबसे ज्यादा ये चीज असर डालती है ऑर्गेनिक पे, लेकिन कोई बात नहीं, आप हैंड टू हैंड, जैसे मैंने गिफ्ट फ्री एनर्जी पढ़ाई, आपके पास मोबाइल है। अब ये आइंस्टीन वाला समय नहीं है कि कोई कुछ गूगल नहीं कर सकता है, सबको अपना दिमाग लगाना है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे डालिए कि व्हाट इज गिफ्ट फ्री एनर्जी, दो चार बातें उसके बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन सोचेंगे तभी तो कुछ होगा ना। अब सोचेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? गिफ्ट फ्री एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन विच कैन, ये रफ डेफिनेशन है, बहुत सीरियसली मत लेना, मीनिंग बताएगी बस ये। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन विच कैन बी और ऑब्टेन फ्रॉम ए स्पॉन्टेनियस, का मतलब अपने आप होने वाली केमिकल रिएक्शन। देखो और आसान बात मैं बताता हूँ। गिफ्ट फ्री एनर्जी अगर मैं समझा रहा होता तो मैं पक्का समझा देता, लेकिन फिलहाल यहाँ जो मैं कर रहा हूँ वो मैं समझाता हूँ। देखो गिफ्ट फ्री एनर्जी का मतलब ये होता है कि मेरे शरीर, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे शरीर में बहुत से सारे टाइप की एनर्जी है। आप जानते हैं मेरे शरीर में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, पता नहीं कितनी एनर्जी है मेरे अंदर। लेकिन सभी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड। अगर ऐसा ही है कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, या खत्म करने पर ध्यान देते हैं। अगर एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता है तो हम इतना परेशान क्यों हैं कि पेट्रोल डीजल ये सब कुछ खत्म हो रहा है? ये एनर्जी के सोर्स हैं या ये एनर्जी ही है, और ये सब खत्म हो रहे हैं। हम चिंता कर रहे हैं कि हम एनर्जी को खत्म कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, जबकि डेफिनेशन ये कहती है एनर्जी कैन नॉट बी डेस्ट्रॉय। तो डेस्ट्रॉय जब हो नहीं सकती तो हो कैसे रही है? डेस्ट्रॉय नहीं हो रही है। पेट्रोल और डीजल जलने के बाद जो एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी जब हम यूज कर लेते हैं तो वो एनर्जी कुछ ऐसी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है जिन्हें हम रिकन्वर्ट करके दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो हम एनर्जी को डेस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, हम अपने एनर्जी के सोर्सेज से एनर्जी निकाल के उन एनर्जीज को ऐसी फॉर्म्स में बदल दे रहे हैं जिन्हें हम वापस रीयूज नहीं कर रहे हैं, कर पाएंगे। हमारे पास तरीके नहीं है उन एनर्जीज को दोबारा ट्रैप करने के। ऐसे ही मेरे शरीर में कई टाइप की ऐसी एनर्जीज हैं जिनका इस्तेमाल मैं वर्क डन करने में नहीं कर सकता। लेट मी से, मान लीजिए कि मैं किसी भी जगह जाता हूं जहां मैं काफी काम कर रहा हूं, घंटों तक मैंने वहां काम किया, वजन उठाया, बहुत कुछ किया, एग्जॉस्ट हो गया मैं, अब आखिरी ऐसा समय आ गया है मेरा मेहनत करके कि मैं एक तिल्ली भी नहीं उठा सकता हूँ, बिल्कुल मेरे हाथ ऐसे पड़े हुए हैं। तो क्या उसके बाद आप ये कहने लगेंगे कि मेरे अंदर जीरो एनर्जी है? अगर अभी मेरी बॉडी को जला दिया जाए तो वो फ्यूल की फॉर्म में हीट एनर्जी भारी मात्रा में दे सकती है, यानी अभी भी मेरे शरीर में एनर्जी मौजूद है, मगर वो एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस में भी बहुत सारे टाइप की एनर्जीज होती है, लेकिन हर एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी के जितने पार्ट को वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है वो फ्री एनर्जी होती है। तो गिफ्ट फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जिससे वर्क डन करवाया जा सकता है। जितनी फ्री एनर्जी आपके अंदर होगी आप मैक्सिमम उतना ही वर्क डन कर सकते हैं।
लेट मी से कि अगर मेरे शरीर में 1000 जूल एनर्जी है, फ्री एनर्जी, तो मैं वर्क डन भी मैक्सिमम 1000 जूल से ज्यादा नहीं कर सकता। तो गिव फ्री एनर्जी, ये भी कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम फ्री एनर्जी है या ये मैक्सिमम वर्क डन है जो मेरी बॉडी कर सकती है। तो एक सेल मैक्सिमम कितना वर्क डन कर सकती है? जितनी उस सेल की गिफ्ट फ्री एनर्जी है ना? जितनी उसमें फ्री एनर्जी है उतना ही वो वर्क कर सकती है। अब बात रहती है चार्ज की। तो चार्ज कैसे निकलता है? एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। चार्ज इलेक्ट्रॉन से ही तो निकलता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग मल्टीप्लाई एफ। एफ का मतलब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है और कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज निकल जाएगा जो फ्लो कर रहा है। एफ की वैल्यू फिक्स है 96,500 कूलम। अब यहां से मैं डेल्टा जी निकाल सकता हूं। अब डेल्टा जी इक्वल्स टू हो गया एनएस ई सेल। सेल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन नहीं, एनएफ ई सेल। तो डेल्टा जी इक्वल टू हो गया एनएफ ई सेल। अब यहां एक चीज और देखिए कि जो ई सेल है अगर वो पॉजिटिव होता है तभी हम कहते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। अगर आपको समझ नहीं आया कि देखो किसी सेल का वोल्टेज अगर पॉजिटिव रहता है तभी वो सेल काम करती है, और सेल काम करने का मतलब होता है कि रिएक्शंस अंदर हो रही हैं। स्पॉन्टेनियस रहेगी का मतलब है कि रिएक्शन होंगी, रिएक्शन खुद होगी, और रिएक्शन खुद होगी तो करंट बनेगा। तो किसी ये क्वेश्चन आएंगे इसके आगे। तो ई सेल यानी कि जब जिस रिएक्शन का, अब आप कहेंगे रिएक्शन का वोल्टेज, अभी तो तुम कह रहे थे सेल का वोल्टेज। अरे बदतमीजो, जो अभी अभी मैंने वोल्टेज निकाल के दिखाए तुम्हें, सेल पोटेंशियल पिछली क्लासों में, वो रिएक्शन के ही तो निकाल के दिखाए। रिएक्शन और सेल सेम ही तो चीज है। रिएक्शन इलेक्ट्रॉन बनाती है, रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाती है, सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। एक ही तो बात है, सेल का दिल है रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रहेगी, रिएक्शन खुद होगी, तो रिएक्शन का ही सेल पोटेंशियल होता है। रिएक्शन का सेल पोटेंशियल का मतलब रिएक्शन में किस चीज का रिडक्शन हो रहा है, किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दो तो आपका निकल जाएगा सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। देखो एफ तो होता ही पॉजिटिव है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, और एन तो अमाउंट है, मोल्स कभी नेगेटिव थोड़ी होते हैं। तो आप अगर ये देखिए कि फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर कोई सेल खुद काम कर रही है, अगर कोई सेल खुद काम कर रही है तो एन तो होता ही पॉजिटिव है। एफ, एफ तो कांस्टेंट है, वो तो होगा ही पॉजिटिव, चाहे सेल खुद काम करे ना करे वो फिर भी पॉजिटिव होगा। ई सेल पॉजिटिव होगा अगर रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो ऐसे में जो डेल्टा जी है वो भी क्या आने लगेगा, पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी होगी नहीं। अब ये दो चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है जबकि ये तीनों चीजें स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव है, ये स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव है, ये तो सबके लिए पॉजिटिव है। लेकिन डेल्टा जी पॉजिटिव आने का मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि रिएक्शन होगी ही नहीं। कोई भी रिएक्शन तब होती है जब उसका डेल्टा जी नेगेटिव हो। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग क्या है? डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब होता है गिफ्ट फ्री एनर्जी घट रही है। और अगर कोई भी पर्सन, इवन मैं, अगर मैं कोई काम अपने आप कर रहा हूं तो उससे मेरी फ्री एनर्जी यानी कि वर्क डन में कन्वर्ट होने वाली एनर्जी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और ऐसे में मेरी फ्री एनर्जी घटेगी। अगर मैं कोई भी काम खुद कर रहा हूं तो मतलब मैं अपनी फ्री एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूं, और अगर मैं अपनी फ्री एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरी फ्री एनर्जी घटनी चाहिए क्योंकि मैं उसका यूज कर रहा हूं। अब अगर मुझसे कोई काम हाथ पकड़ पकड़ के करवाया जा रहा है
तो मेरी फ्री एनर्जी क्या घटेगी। अब मैं किसी चीज को धक्का मार रहा हूँ, किसी चीज से जाके टकरा रहा हूँ बार बार, तो वो मैं अपने आप कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी फ्री एनर्जी का मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरी फ्री एनर्जी घटेगी। और अगर कोई ट्रेन मुझसे आकर टकरा जाए और फिर मैं किसी और से आगे टकरा जाऊं, तो उसमें मेरी गिफ्ट फ्री एनर्जी नहीं घटेगी, क्योंकि ये काम मैंने खुद नहीं किया है। तो गिफ्ट फ्री एनर्जी घटनी चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, माइनस साइन खुद आगे लगा लेना, ताकि आपका डेल्टा जी, ये तो प्लस ही आएगा स्पॉन्टेनियस के लिए, जो रिएक्शन खुद होंगी उनमें ये प्लस आएगा, ये तो होते ही प्लस है। तो आपका डेल्टा जी माइनस में तभी आ सकता है जब आप इक्वेशन में अपने आप माइनस लगा लें। आया समझ? हम्म, ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन रहेगी। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, वो ये है, अगर आप ई सेल की वैल्यू डाल दें, जो आपने अभी अभी पढ़ी है पीछे, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ। ई सेल की क्या वैल्यू पढ़ी है आपने? ई सेल की वैल्यू आपने पढ़ी है, अगर, रुक जाओ एक मिनट, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, रिएक्शन हर चीज स्टैंडर्ड हो, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका डेल्टा जी जो है वो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, और जो ई है वो ई नॉट हो जाएगा। और ई नॉट की जगह मैंने आपको अभी अभी बताया -2.303 आर टी एन एफ लॉग क्यूसी लिखा, क्यूसी था, केसी, केसी लिखा जा सकता है, और माइनस में नहीं था, वो प्लस में था, माइनस एन एफ। तो ये अभी अभी हमने ट्राई की थी रिएक्शन 10 मिनट पहले। एन एफ से एन एफ काट दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन है। स्क्रीनशॉट लो, इसका न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर। अब देखिए, अब ये तो हो गया आपका चैप्टर का कौन सा पार्ट पूरा, जिसमें करंट बनाया जाता है, बस करंट इसी में बनाया जाता है। अब करंट का यूज करना होगा हमें अगली क्लास में, फिलहाल तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ बता रहा हूँ। तुमको क्या करना है, जो मैं करके अभी दिखाता हूँ, एक प्रैक्टिस करनी है, और अपनी जानकारी को और थोड़े टैलेंट को बढ़ाना है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। वो कुछ ऐसे करना है। पहली चीज, एक क्वेश्चन है 3.5, एक्सरसाइज का। इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, मैं आपको कुछ सिखाता हूं इसमें। इसमें दिया हुआ है mg सॉलिड, Mg2 प्लस AQ 0.001 मोलर, डबल लाइन Cu2 प्लस इक्वल्स और इसकी कंसंट्रेशन है 0.0001 मोलर, एक लाइन है कॉपर सॉलिड। दूसरा Fc सॉलिड, Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, ये हाइड्रोजन हाफ सेल है, और ये आपको मैंने डिटेल में बताई हुई है कि कैसे बनती है। H प्लस H2 गैस, इसको लिखना भी आना चाहिए आपको, जैसे ये लिख के दे रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने। पीटी, एक ये हो गई,
तीसरा SN सॉलिड SN2 प्लस 0.050 कैपिटल M डबल लाइन H प्लस 0.020 कैपिटल M H2 गैस 1 बार PT सॉलिड। चौथा है PT सॉलिड Br माइनस 0.010 मोलर Br2 लिक्विड H प्लस 0.030 मोलर H2 गैस 1 बार PT सॉलिड। और भी अगर ऐसी रिएक्शन है तो मैं ढूंढ लूं, 1 मिनट रुको। एक रिएक्शन है Fe2 प्लस Fe3 प्लस डबल लाइन, ये एक्वस है। Fe2 प्लस Fe3 प्लस डबल लाइन और I2 सॉलिड से I माइनस एक्वस। एक और है 6 Ni से Ni2 प्लस कंसंट्रेशन दे रखी है 0.160 Ag प्लस, इनका डर पहले दूर करना है आपको, 0.002 Ag प्लस से Ag सॉलिड। और कोई होगी तो मैं देखता हूं, और नहीं है वैसे आएंगी तो अब आप उन्हें काउंटर कर लेंगे। देखिए देखो ये जो रिएक्शंस हैं इनका क्या करना है पता है हमें, इनको नर्नेस्ट में फिल करना है। पहली रिएक्शन पहली लूं मैं या दूसरी? पहली दूसरी पहली दूसरी दूसरी ले लूं, ठीक है। दूसरी थोड़ी अजीब, वैसे पहले से स्टार्ट करते हैं ना। देखो मान लो ऐसी रिएक्शन आपके सामने लिखी है, जैसा कि आपके सामने साथ होगा अब आने वाले टाइम में। ऐसी रिएक्शन आपके सामने लिखी है और आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। सुन रहे हो? ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो ऑफ Mg, मैग्नीशियम का। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो है नहीं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो आपको टेबल में से देख के नहीं बता देना है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है आपको। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला जो बेसिक चीज है वो है Mg2 प्लस Mg लिखना आना। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप दिक्कत में है। E Mg2 प्लस Mg ऐसे आपने लिखा इसे, इक्वल्स टू E नॉट Mg2 प्लस Mg। अब E नॉट Mg2 प्लस Mg तो हमें कोई देगा, हमें तभी पता चलेगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, ये तो दी जाएगी पेपर में। माइनस 2.303 RT NF log QC। अब यहाँ log आ गया है क्योंकि यहाँ 2.303 है, अगर ये हटा दूं अभी तो ये ln हो जाएगा, और ln आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन से निकलेगा, मगर निकलेगा वो ठीक है, लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं। एक तो मैं QC की जगह क्या लिखूं, और एक n, फिर एक log कैसे सॉल्व करे, जबकि मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता log कैसे सॉल्व करे, लेकिन करेंगे, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो वैल्यू है Mg2 प्लस Mg, ये तो आपको गिवन होगी, मैं लिख के दे देता हूं, शायद इससे मदद हो जाए। गिवन होगी पेपर में,
हम एन और क्यूसी फाइंड करेंगे। देखो क्या निकाल रहे हो तुम निकाल रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल। क्या तुम सेल पोटेंशियल निकाल रहे हो? नहीं, हम सेल पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हैं। हम सेल पोटेंशियल जिन वैल्यूज से निकलता है वो निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं हाई लो पोटेंशियल। एक बार हाई निकालेंगे, बार लो। अब ये मैं इस हिस्से का निकाल रहा हूं तो ये एनोड होता है शुरुआत वाला, ये कैथोड है। तो एनोड वाले में तो हम जो पोटेंशियल निकालते हैं वो लो पोटेंशियल होता है। तो मैं लो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहा हूँ। लो की निकालूंगा, फिर हाई की निकालूंगा, फिर उन्हें माइनस करूंगा, तब जाके वो निकलेगा क्या, सेल पोटेंशियल। तो ये जब आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो आपको जो रिएक्शन लिखनी होती है, हम जानते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, हमें मालूम है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मगर आप क्या निकाल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको रिएक्शन को रिडक्शन फॉर्म में लिखना है। तो लो, इस बात को कल भी बताई थी मैंने, इसे लिखा आपने रिडक्शन फॉर्म, क्योंकि यहाँ होता ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ये एनोड है। एनोड क्यों है? क्योंकि लेफ्ट में लिखा हुआ है ऊपर, और वहां लिखा भी तो है Mg से Mg2+ बन रहा है और Cu2+ से Cu बन रहा है। ये रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। मगर रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखना है? रिडक्शन, क्योंकि तुम निकाल रहे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखना है? रिडक्शन की फॉर्म में। तो अगर रिएक्शन को रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है तो आपका क्यूसी सही आएगा। देखिए ऊपर तो आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो ऊपर लिखा जाता है और यहाँ सॉलिड लिखा है। सॉलिड की कंसंट्रेशन हम लिखते ही नहीं है, तो 1 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आप ये लिख सकते हैं Mg2+ H+। अब ये थोड़ा इजी सा था। कभी कभार रिएक्शन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी आती है। आप मेरी वीडियो देखना, लर्नेस्ट के ऊपर है, वो IIT के लिए ही है, बहुत लंबी, आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसमें, ऐसी ऐसी चीजें हैं। ये क्यूसी आप यहाँ प्यार से डाल सकते हैं 1/। तो क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि रिएक्शंस को लिखकर क्यूसी कैसे निकालते हैं रिडक्शन फॉर्म में। हर किसी का करेंगे हम एक एक बार ऐसे। एन ये रहा 2, F 96,500, R 8.314, T टेम्परेचर। जबकि इस पूरे को ही सॉल्व करके 0.059 आ जाता है, तो इसे सॉल्व करोगे ही क्यों, ये हमेशा फिक्स ही रहता है। अब सिर्फ समस्या रह जाती है लॉग की, जिसे सुधार लिया जाएगा। Mg2+ की कंसंट्रेशन ये दे रखी है। अब सुनना मेरी बात, लेकिन वो तो ये कह ही नहीं रहा कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए। वो तो मैंने कहा कि अगर निकालना पड़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों आते हैं। अगर सेल पोटेंशियल निकालना होता तो आप इक्वेशन ये लेते, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल 2.303 RT NF log Kc। तो ये इक्वेशन लगाते हैं। आप दोनों में एक छोटा सा ही अंतर है बस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल में सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर याद नहीं हो रही है तो पागल हो गए हो क्या? देखो पीछे का हिस्सा तो सेम है, ये तो सेम ही है उसमें भी, बस यहाँ सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें जो आपको केसी नहीं क्यूसी, केसी लिखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इसमें जो आपको क्यूसी लिखना है और जो एन लिखना है वो आप ऐसे निकालेंगे। अब आपको नीड होगी फुल रिएक्शन में। पहले आप हाफ रिएक्शन लिखते थे क्योंकि आप निकालते थे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप फुल रिएक्शन लिखेंगे क्योंकि आप पूरी सेल का पोटेंशियल निकाल रहे हैं। फुल रिएक्शन लिखते समय ऐसा नहीं होता कि आपको रिडक्शन फॉर्म में ही लिखना है रिएक्शन को। जब आप फुल रिएक्शन निकालते हैं तो आपको एनोड वाली रिएक्शन को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना है, जो कि दी ही हुई है Mg से Mg2+। अब आपको मान लो ये समझ ना आए कभी कि कितने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ चार्ज कितना है 0, यहाँ +2 है, तो आपको चार्ज को बराबर करना होता है। जरूरी नहीं है 0 बनाना हो, दोनों तरफ बराबर। अब आप यहाँ चार्ज प्लस तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको चार्ज बराबर करना होता है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दें तो ये -2 +2 हो जाएगा। अगर आप वहां 2 इलेक्ट्रॉन लिख दें तो फिर ये -2 +2 0 0 बराबर हो जाएगा। कॉपर वाली केस में रिडक्शन हुआ था तो कैथोड रिडक्शन, तो कैथोड पे जो रिडक्शन होगा उसको ऐसे लिखिए
Cu2+। अब आपने ओरिजिनली वही किया है जो हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन उसका रिडक्शन। मगर जब आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो आप रिएक्शन को रिडक्शन फॉर्म में ही लिखते हैं। इतनी बार बोले दे रहा हूं कि भूल ना पाओ, लेकिन फिर भी अगर भूल जाओ तो फीस दे देना बस। और भाई कई बच्चों ने फीस ही नहीं दे रखी है, मतलब जब मैं तुम्हें मैसेज करूं फिर मैं मैसेज करूंगा तो फिर तुम्हारे मुंह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। मैंने ये काम कभी किए नहीं है, फीस फीस वाले मैडमें करती थी। अभी ऑनलाइन क्लास में लफड़ा हो रहा है कि फीस मेरे को मांगनी पड़ती है, लेकिन मेरे को ये समझ में आ गई है तो बहुत ही झंझट का काम है। अबे कम से कम पैसे नहीं है तो बता दो दे कि मैं दे दूंगा सर, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं पागल हूँ कि मांगता रहे। मैं नहीं दूंगा, अभी कुछ कह दूंगा फिर कहोगे अरे हमें ऐसा बोल दिया। क्यूसी, अब इससे क्यूसी निकालना है। अब क्यूसी निकालने के लिए ये जोड़ कैसे दी मैंने, इलेक्ट्रॉन बराबर थे ना, वैसे ही जुड़ गई। हर किसी में ऐसा नहीं होगा। क्यूसी निकालने के लिए क्यूसी लिखिए, सॉलिड तो लिखना ही नहीं पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट पहले लिखना होता है ऊपर। प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, Mg2+ ही लिख पाओगे। इसकी कंसंट्रेशन जो कि गिवन होगी, गिवन नहीं है क्या ये तो रिएक्टेंट में आप Mg नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये सॉलिड है, कॉपर लिख पाएंगे, तो ये आपको डालना है अंदर। है ये मामूली सी ही बात, ये लिखना है क्यूसी की जगह। N 2 है, दिख तो रहा है 2 ही है, 2 N है आपका 2। आ रही है मेरी बात समझ में, क्या समझा रहा हूं मैं? ये भी तो पता होगी क्या समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? कि रिएक्शंस को कैसे नरनेस्ट में उतारना है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, दूसरा बताता हूं, तेजी से बताऊंगा है ना, तेजी से, उसमें ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, तेजी से बताऊंगा, जल्दी उतारो। अब जैसे दूसरी वाली है, अब लेट मी से कि दूसरी वाली में किसी जिसका आपका मन करे किसी एक का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर सेल पोटेंशियल निकाल लेना। मान लो कि ऐसी रिएक्शन देकर हमसे कह दिया जाए कि सेल पोटेंशियल निकालो। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो दोनों का भी निकलवा सकता है या किसी एक का। तो मैं एक का निकाल के दिखा रहा हूँ हर बार, इतनी जगह बोर्ड मैं वो थोड़ी ले रहा हूँ, कोई स्क्रीन इतनी जगह है बस बोर्ड में। अब ये मान लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में वो ये कह रहा है मुझसे कि फाइंड EH+H2। देखा लिखने का तरीका, देखो रिडक्शन फॉर्म में दिखना चाहिए। H+ से H2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, H+ से H2, तो H+ से फाइंड EH+ से H2, तो इसका मतलब ही हो गया कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालो हाइड्रोजन का। तो देखो फटाफट कैसे लिखना होता है, ज्यादा देर नहीं। EH+H2 ऐसे हाथ चलना चाहिए, E0H+H2 माइनस 2.303 RT NF log QC, KC नहीं। अब N और QC की समस्या है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। कहाँ है, रिएक्शन को रिडक्शन फॉर्म में लिखना है ना। तो रिडक्शन फॉर्म में लिखने का मतलब तो ये हो गया कि मैं H+ से H2 लिखूंगा, रिडक्शन हो रहा है। ये एक और सिंपल तरीका है। H2 गैस है, देखो H+ से H2 लिखा आपने, वो बहुत अच्छी बात है, मगर आप इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखेंगे? चार्ज इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए। यहाँ चार्ज कितना है, 0। पहले तो हाइड्रोजन ही बैलेंस कर लो, ये 2 है तो ये 2 लगाओ। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ लगाओगे तो बेवकूफ हो, इलेक्ट्रॉन लगाने से तो ये और नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है, तो ये तो और डिफरेंस बढ़ जाएगा। इस तरफ लगाओ, इस तरफ अगर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए तो चार्ज 0 0 0 नहीं बनाना होता है, बराबर करना होता है। अभी फिलहाल बराबर करने के लिए 0 0 चल रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब इसका लिखो QC। ये गैस चल जाएगा, गैस की कंसंट्रेशन नहीं, गैस का प्रेशर।
PH2 प्रेशर कैसे लिखूं, PH2 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस और H प्लस की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर लेना। अब ये देखो कितना अजीब आया है ना। अब गैस का प्रेशर दे रखा है, देखो 1 बार, सॉल्व कैसे करना है वो मेरे पे छोड़ दे, बस ये लिखना ठीक पहले। ये QC, तो QC की जगह लिखूंगा मैं PH2, ये PH क्यों लिखे दे रहा हूं मैं, PH2 डिवाइड बाय H प्लस एक्वस का स्क्वायर। ये तो हो गया हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे निकाला जाएगा। अब अगर इस पूरी हाफ सेल का सेल पोटेंशियल निकालना होता तो तरीका अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जिसका रिडक्शन हुआ है उसका रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है फटाफट लिख दो, Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन हुआ है H प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया H2, पहले तो हाइड्रोजन को ही बराबर कर लो, तो फिर यहाँ दो तो लगाना ही पड़ेगा। अब एक अच्छी बात यह है कि यहाँ बैलेंस है, ये बैलेंस दो दो, Fe सॉलिड, ये गैस H प्लस AQ। अब देखो, अब इसका QC लिखो, पहले जोड़ लो इसे, Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस AQ, Fe2 प्लस AQ प्लस H2 गैस। अब मैंने इसका QC लिखा तो गैस तो लिखूंगा मैं, गैस का प्रेशर PH2। अब ये मत दे सोचना है गलत है, गलत नहीं है, ये प्रेशर के साथ कंसंट्रेशन चलेगी। Fe2 प्लस एक्वस डिवाइड बाय Fe नहीं चलेगा, H प्लस का स्क्वायर, ये दो लिखा है ना यहाँ, ये QC है। तो अब मैं फटाफट इतनी तेजी से लिखूंगा, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n लॉग PH2 मल्टीप्लाई Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H प्लस का स्क्वायर। आया समझ ये वाला? बताओ जल्दी जल्दी, रिकॉर्डिंग चल रही है। ई सेल निकाला है ना, एक बार तो ई सेल निकाला है, एक बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, दो अलग अलग चीजें की है ना। यहाँ ई सेल निकाला, लास्ट में क्या है, 2H प्लस नहीं, H प्लस का स्क्वायर, अरे H प्लस का स्क्वायर आएगा, ये दो ऊपर आता है पावर की फॉर्म में, यही दो है, ये पावर लगाते हैं ये। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको एक चीज समझा दूं तो उसके बाद मैं चौथा और समझा दूं आपको, है ना, बाकी आप करके लाएंगे। हर किसी को 2 बार लिख के लाना है, ईच 2 टाइम, मतलब कैसे, ऐसे ही मैं बताता हूं क्या करना है, सुनो, अब सुनना क्या करना है ध्यान से, रिकॉर्डिंग देख लेना, टाइम नोट कर लो, ईच 2 टाइम। इस समय 60 मिनट हो चुके हैं, इस समय की रिकॉर्डिंग में देखना, आपको दिख जाऊंगा मैं। हर चीज को 2 बार, हर किसी को 2 बार करना है। करना क्या है, पहले तो दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म लिखनी है, जैसे मैंने ये लिखी है, मैंने तो एक ही लिखी थी, जैसे कि सेकंड वाले में मैंने सिर्फ इसका निकाला था, आप दोनों का निकालेंगे, वो भी 2-2 बार, आप इसका निकालेंगे एक बार, फिर इसका निकालेंगे, फिर दोनों का सेल पोटेंशियल निकालेंगे। देखो, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों का मिला के सेल पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों का मिला के सेल पोटेंशियल। ऐसे आपको इन सबका करना है, 6 का 2-2 बार। और सुनो, सॉल्व नहीं करना है, ये बस जैसा मैंने किया है तो रख के छोड़ देना है कि सर जी ये आएगा बस, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चौथा बता रहा हूं और चौथे के बारे में कुछ समझा भी दूं।
अब देखो फोर्थ को, ये फोर्थ लिखा कैसे है पहले तो इसको समझेंगे। तुमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो देखी थी पिछली क्लास में, जिसमें प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड थी। तो देखो ये क्या कह रहा है कि किसी को ब्रोमीन की इलेक्ट्रोड बनानी थी। अब ब्रोमीन तो लिक्विड है और इलेक्ट्रोड बनती है सॉलिड की। तो एक तरीका उसने क्या किया कि प्लेटिनम लिया और प्लेटिनम पे ब्रोमीन लिक्विड चिपका दिया। ये है ये। आप कहेंगे हमें तो लग रहा है Br माइनस चिपकाया है। नहीं, देखो Br माइनस सोल्यूशन है, सोल्यूशन थोड़ी चिपकाया जाता है। इलेक्ट्रोड जो प्लेटिनम पे जो चीज, प्लेटिनम क्या किसका पार्ट होता है? इलेक्ट्रोड का। तो ये तो सोल्यूशन है, ये अलग चीज हो गई, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन भी है और इस पे चार्ज भी है। ये तो सोल्यूशन का पार्ट है, ये अलग है। ये दोनों है इलेक्ट्रोड का पार्ट। प्लेटिनम के ऊपर ब्रोमीन लिक्विड चिपका के उसकी इलेक्ट्रोड बना दी गई है और Br माइनस का सोल्यूशन है। Br माइनस का सोल्यूशन मतलब HBr। HBr में Br माइनस होते हैं। यहां देखिए, प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस चिपकाई हुई है, ये तो बन गई इलेक्ट्रोड और HCl का सोल्यूशन है। अब इसकी रिएक्शन, फुल रिएक्शन लिख देता हूं इसकी। ई सेल निकालता हूं, इसकी जगह बचेगी तो ई वो भी निकालूंगा। अब जैसे मैंने फोर्थ वाले का ई सेल लिख रहा हूं, तो मेरे को डरना नहीं है। सबसे पहले तो मुझे पता ही, अब तो मुझे पता ही लग गया QC निकालना होता है पहले, तो QC निकालूंगा मैंने। इसे तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मैं ई सेल निकाल रहा हूँ, सेल पोटेंशियल निकाल रहा हूं। तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। इसे ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखो, ये पहले से ही ऑक्सीडेशन फॉर्म में है। Br माइनस से Br2, ये ऑक्सीडेशन ही है। और ये बहुत ही बुरी बात है कि अगर आपको ये ना दिख रहा हो कि ऑक्सीडेशन है। चार्ज बढ़ रहा है -1 से 0, और -1 छोटी संख्या है, 0 बड़ी संख्या है। चार्ज बढ़ रहा है, -1 से 0 चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। अब ये देखिए, बराबर कर लीजिए, इसे 2 लिख लीजिए। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करने हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, -2, यहाँ 0 है। अगर मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, या देखिए ऑक्सीडेशन वाले केस में इलेक्ट्रॉन वहां ऐड करने होते हैं, लॉस किए हुए दिखाते हैं। रिडक्शन में यही ऐड करने होते हैं, रिएक्टेंट में। ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट में ऐड करने होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब मैं प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो मैं वो ये देख के करता हूं कि जैसे यहाँ पे चार्ज -2 है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं ताकि यहां पर भी चार्ज -2 हो जाए, ऐसे। दूसरी है रिडक्शन, किसका? H+ से H2। अब रिएक्टेंट, अब ये रिडक्शन वाले में इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करने हैं, इतने ऐड करने हैं कि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाएगा। 2Br माइनस AQ प्लस 2H प्लस AQ, एरो Br2 लिक्विड प्लस H2 गैस। अब इसका QC, प्रोडक्ट ऊपर, प्रोडक्ट में कौन है? ये तो लिखूंगा नहीं, ये तो लिक्विड है, प्रेशर है H2 का, डिवाइड बाय Br माइनस AQ का स्क्वायर मल्टीप्लाई H प्लस AQ का स्क्वायर। ये QC हो गया। और जब QC कोई बता दे हमें बगल में बैठा, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग CH2 डिवाइड बाय Br माइनस का स्क्वायर H प्लस का स्क्वायर। अब बताइए, आ रही है मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कोई टॉपिक नहीं है, ये आपकी मदद कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लूं। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब क्या मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए, तो आप उस होमवर्क को कर नहीं रहे हैं। देखिए, अगर मेरा मूड किसी दिन खराब हुआ तो होना कुछ नहीं है, ना तुम्हारा कुछ बिगड़ना है ना मेरा, लेकिन मैं तुम्हें फिर अपने पास नहीं पढ़ाऊंगा।
इतना है बस, वो तो मैं कर ही सकता हूँ जो मेरे हाथ में है। अब एकेडमी वाले कुछ नहीं कहेंगे, एकेडमी वाले मेरे कहने से चलते हैं। वो तो हम ऐसी एक्टिंग करते हैं कि नहीं चल रहे हैं कहने से। हाँ तो भाई, अरे भाई अपनी फीस सबमिट कर देना। करूँ क्या तुम्हें अभी आज मैसेज ढूंढ ढूंढ के? बदतमीज कहीं के। ठीक है चलो जाओ, बाय 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 बाय।